हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जान रहे होंगे कोशिका चक्र के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में। और उसमें भी हम आज समसूत्री वाला पढ़ेंगे और इससे इधर का साइड जो है मैं इसमें अर्धसूत्री वाला बनाऊंगा। तो मैंने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि इसमें आपके एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं वो भी आसानी से कवर हो गए हैं। और जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उसको ही मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है इसमें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और ये एक फास्ट रिवीजन भी होगा आपका इसमें। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको देखिए और उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी के लिए। तो जैसा कि चैप्टर का नाम था कोश का चक्र व कोश का विभाजन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोश का चक्र क्या होता है। देखो, चक्र एक ऐसी चीज़ होती है, चक्र ऐसे मैं चक्र बना रहा हूँ, इसे चक्र कहते हैं। साइकिल, अंग्रेजी में साइकिल कह सकते हो। तो चक्र का मतलब क्या है, जिस स्थान से शुरू किया है वापस उसी स्थान पे आ जाना, तो ये चक्र होता है। तो ऐसी कोशिका क्या होता है, अगर कोशिका ऐसी है ना तो एक चक्र के बाद दोबारा ऐसी हो जाएगी, चाहे उसकी संख्या 2 हो सकती है, 1 से 2 बन जाती है, मगर चक्र में क्या है, उसी स्थान पर उसी स्थिति में वापस आ जाना, तो ये चक्र होता है। तो सबसे पहले कोशिका चक्र है ये, इसको जानते हैं। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि एक सेल जो होती है एक कोशिका चक्र के बाद 1 से 2 बन जाती हैं, तो नॉर्मल बात हो गई। और एक बात और ध्यान रखनी, मनुष्य की एक कोशिका का जो चक्र पूरा होता है, जो कोशिका का हमारा पूरा चक्र था वो क्या था, पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं। मगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो अंतरावस्था है हमारी, वही कितना टाइम लेती है, 95% समय, यानी 24 घंटे का 95% समय कहाँ जा रहा है, अंतरावस्था के इंटरफेस के अंदर। और बचा कुचा टाइम जो है 1 घंटे का, वो कौन लेता है, कोशिका जो विभाजन होता है वो इसमें जाता है। ओके, ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और ये मैं आपको पीडीएफ में डाल दूँगा। जहाँ मैं अपनी जो पेन रख रहा हूँ वहाँ पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र की शुरुआत होती है जीवन अवस्था से, इसको ग्रोथ 1 फेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपापचयी रूप से सक्रिय होती है कोशिका। उपापचय का मतलब श्वसन कर रही है, ऊर्जा बना रही है, तो वो उपापचय के अंदर आता है। तो उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है, ऐसे यहाँ से ये। मगर इसमें क्या है, डीएनए जितना है, अगर 2C है यानी 2 मोल है तो 2 मोल ही रहेगा, डीएनए की मात्रा दोगुनी नहीं होती है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी अवस्था, जिसको हम सिंथेसाइज फेज या जिसको हम एस फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ऐसे हमारे पास 2 मोल है तो 4 मोल हो जाएगा। और इसके साथ ही क्या, अगर प्राणी कोशिका है तो उसमें क्या है, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। प्राणी कोश का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पादप की कोशिका होती हैं उसमें तारक केंद्र नहीं होता। तो प्राणी कोशिका का तारक केंद्र जो होते हैं उसका भी क्या है, द्विगुणन हो जाता है। यानी अगर एक तारक केंद्र तो डबल हो जाते हैं, किसके अंदर, एस फेज के अंदर। और तीसरा जो फेज आता है ये आता है G2 यानी ग्रोथ 2 फेज। इसमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या जीवन के समान ही रहती है। हमें लगता है कि अगर गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है तो इसमें क्या है, संख्या बढ़नी चाहिए, मगर ध्यान रखनी है अगर 2n है ना तो गुणसूत्र 2n ही रहेंगे। मगर प्रोटीन, और इसमें क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये तीनों जो अवस्था पढ़ी हमने, G1, S और G2, ये तीनों आपको ध्यान रखनी किसके अंदर आती हैं, इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस के अंदर क्या है, कोशिका का कोई भी विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। क्या हुआ है, कोशिका की वृद्धि हुई है, डीएनए की मात्रा दुगनी हुई है, प्रोटीन का निर्माण हुआ है, ये काम हुए हैं। अब मुख्य काम जो है वो शुरू होता है माइटोसिस फेज में, मियोसिस फेज में। इसमें क्या है, इसकी 2 अवस्था आती हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन आता है सबसे पहले G2 के बाद, यानी ऐसे चक्र चल रहा था हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आती है केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन में सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज। और प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने इनको हिंदी में भी लिख दिया है, मैंने आगे जब बताया तो मैंने हिंदी में, मगर आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। वो पूर्वावस्था, मध्यावस्था थोड़े अजीब लगते हैं तो मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। तो ये सब केंद्रक विभाजन के 4 स्टेप हैं। और उसके बाद आता है केंद्रक विभाजन का, माइटोसिस का अगला फेज है कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ऐसी 2 कोशिका तैयार हो जाती हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था एक कोशिका से, तो ऐसे घूमता हुआ ये एंड में जाके क्या है, 2 कोशिका बन गई। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कोशिका जीवन से निकल के
जीवन से निकल के कोशिका अगर इसमें वृद्धि कर रही है, इससे निकल के अगर जी नॉट फेज में चली जाए। अब ये जी नॉट फेज क्या है? ये एक निष्क्रिय अवस्था है। मतलब निष्क्रिय मतलब कैसे? इसमें क्या है, कोशिका आगे प्रोसीड नहीं करती, ना तो एस फेज में जाएगी ना ही वो G2 फेज में जाएगी, और जब इसमें ही नहीं जाएगी तो केंद्रक कोशिका विभाजन ही क्या होगा, तो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। मगर ध्यान क्या रखना है, ये उपापचय रूप से कैसी होती है? सक्रिय। मतलब उपापचय रूप से सक्रिय का मतलब कोशिका अपने जितने काम हैं वो करती रहेगी। जैसे आप मान लीजिए आपके ब्रेन के जो सेल्स होती हैं उनमें क्या है, उन विभाजन उनमें होता नहीं है, बहुत कम होता है, और अगर विभाजन नहीं होगा तो क्या है, वो हमेशा जी नॉट फेज में रहेंगी। मगर ये थोड़ी है इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बराबर काम करती हैं, यानी उपापचय रूप से सक्रिय हैं, वो श्वसन भी कर रही हैं, वो ऊर्जा भी बना रही हैं, जितने भी काम है वो कर रही हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपको अब यहाँ तक क्या क्या ध्यान रखना है, इंटरफेस की अवस्था, और इंटरफेस की अवस्था कौन सी है, G1 S और G2, और मियोसिस की 2 अवस्था, केंद्र विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, से साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और चलते हैं अब आगे। इंटरफेस में क्या हुआ था हमारा, कोशिका वृद्धि और DNA की प्रतिकृति। चलिए, तो सूत्री विभाजन की जो पहली अवस्था है वो है पूर्वावस्था। तो पूर्वावस्था में क्या होता है, सबसे पहले जो एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ भरा रहता है। तो गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं, इसको हम एक हिस्से को अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। ये किससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, अर्ध गुणसूत्र, और इनका क्या संघनन शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या, जो केंद्रक का जो बाहरी आवरण होता है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। गाल्जी का जो अंगक होते हैं, अंदर पृथ्वी जाल का जैसे अंगक हैं, वो भी अदृश्य होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, तीसरी ध्यान रखना है आपको, ये जो तारक काय है, ये तारक काय इस प्रकार से जो है ये विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से क्या है, अपने सूक्ष्म नलिकाएं निकालते हैं और एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तारक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, उससे पहले 2 लाइन पढ़ लीजिए। तर्कतंतु का काइनेटोकोर से जुड़ना, और दूसरा मध्यावस्था पट्टिका का निर्माण। देखिए कैसे होता है, क्योंकि ये चित्र से ना आसानी समझ में आ जाता है। जैसे हमारे केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक का तो आवरण नष्ट हो गया है, केंद्रक का तो नाम निशान खत्म हो गया यहाँ से। अब क्या है, पूरे कोशिका में गुणसूत्र फैला पड़ा है। अभी इससे क्या है, ये तर्कु तंतु जो निकले हैं तारक काय से, ये इसके काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। अब देखो 2 बात ध्यान रखनी है। ऐसे एक गुणसूत्र होता है, ओके, गुणसूत्र होता है ऐसे, गुणसूत्र में एक जो बिंदु होता है इसे कहते हैं काइनेटोकोर, और जो काइनेटोकोर आपस में जुड़ते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ओके, जिससे जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर, और एक जो यहाँ पे ये अर्धगुणसूत्र में होता है उसे काइनेटोकोर। तो ये जो तर्कु तंतु जुड़ रहा है ये काइनेटोकोर से जुड़ रहा है, ध्यान रखना है, और दूसरी साइड का तर्कु तंतु दूसरे काइनेटोकोर से, इस हिसाब से। तो ये क्या है, वो एक काइनेटोकोर, ये दूसरा काइनेटोकोर, और यहाँ जो जुड़े हुए हैं इसे क्या कहेंगे हम, सेंट्रोमियर। तो अब यहाँ से और यहाँ से क्या जुड़ गया, हमारे तर्कु तंतु जुड़ गए, और तर्कु तंतु को खींचना शुरू कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ये जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, और सब इसको खींच के कहाँ ले आएंगे, एक मध्य पट्टिका पे। इसे क्या हमने कहा था, मध्य पट्टिका का निर्माण हो रहा था। ओके, आपको 2 बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, पश्चावस्था, जिसे एनाफेज भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 2 बात ध्यान रखनी, फिर चित्र से हम देखेंगे, क्योंकि चित्र से हम क्या जानते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। तो पश्चावस्था में क्या है, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर क्या है, विखंडित हो जाता है। यानी ऐसे करके सेंट्रोमियर जो था हमारा, ऐसे करके सेंट्रोमियर मैंने बना के दिखाया था, ये क्या है, विखंडित हो जाता है। ओके, सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है, और अर्धगुणसूत्र यानी ये क्या, एक अर्धगुणसूत्र, एक क्या, ये अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। सही है, किसमें, एनाफेज के अंदर।
और अर्ध गुणसूत्र कहाँ है, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो एक बार चित्र से भी देखते हैं। ये देखिए, तरकु तंतु किससे जुड़ चुके हैं, अब काइनेटोकोर से जुड़ गए हमारे, किसमें, मध्यावस्था में जुड़ चुके थे। और यहाँ से क्या है, इन्होंने खींच के ना अलग कर दिया है, और ये किसकी ओर जाने लगे, अब ध्रुवों की ओर अर्ध गुणसूत्र जाने लगे। ओके। और अंतिम जो केंद्रक विभाजन की अवस्था है वो है टीलोफेज, इसे अंत्यावस्था कहते हैं। इसके भी आपके कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसके बाद हम लास्ट में देख ही लेंगे। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र और इनकी पृथक पहचान समाप्त। अगली बात, गुणसूत्र के समूह के चारों ओर झिल्ली का निर्माण होता है और केंद्रक गालजिका व अंतरपृष्ठ जालिका का पुनर्निर्माण होता है। तो तीनों बात देखेंगे। पहली बात क्या है, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्र हो गए। देखो, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्र हो गए और इसमें क्या है, इसके बाहरी एक आवरण का निर्माण होना शुरू हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ये जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे गोल्जिका, केंद्रिका, अंतरपृष्ठ जालिका, इन सब का भी दोबारा निर्माण क्या है, शुरू हो जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। विचित्र के साथ मैंने समझा दिया। अब हमारा क्या है, कोशिका का जो केंद्रक का वो तो विभाजन कंप्लीट हो गया, यानी एक केंद्रक से क्या थे हमारे, एक केंद्रक जो था यहाँ पे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, एक केंद्रक से क्या है हमारा, 2 केंद्रक बन गए। ओके। और 2 केंद्रक बन चुके हैं। अब ये देखेंगे, एक कोशिका से भी तो, एक कोशिका तो एक ही है, केंद्रक ही तो 2 हो गए हैं। अब एक कोशिका से 2 कोशिका कैसे बनेंगे, इसको अलग कैसे करेंगे। ओके, अब वो देखते हैं। आइए अब जानते हैं कोशिका द्रव विभाजन। तो कोशिका द्रव विभाजन में आपको प्राणियों में अलग तरह से होता है, पादपों में अलग तरह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, प्राणियों में देखते हैं सबसे पहले। जैसे अब मैं प्राणी की कोशिका ले रहा हूँ। ओके, प्राणी की कोशिका ये, जिसमें क्या है, हमने देख लिया था अंत्यावस्था में हमारा क्या बन चुका थे, 2 केंद्रक बन चुके थे, मगर कोशिका क्या है, भी आपस में जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या है, खाँच का बनना प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए मैंने अभिसारी खाँच बनती है इसमें लिख दिया यहाँ पे। अभिसारी का मतलब अंदर की ओर जाती है। तो खाँच क्या अंदर की ओर जाती जाती है और अंत में जाके ऐसे मिल जाती है ये दोनों तरफ की झिल्लियाँ, और बाद में क्या है, 2 कोशिका बन जाती हैं। तो ये खाँच विधि किसमें अपना रहे हैं हम, प्राणियों के कोशिका द्रव विभाजन के अंदर। अब पादपों में एक अलग तरह का जो प्रक्रिया है वो होती है, वो देखते हैं। तो पादपों में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर ने कोशिका भित्ति होती है जो कि प्रसारणीय नहीं होती, इसका उसको क्या कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है, एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है। उसमें एक बीच में से एक कोशिका के बीचों बीच में से कोशिका पट्टिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और ये बढ़ते 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 बिल्कुल बाहरी तरफ पहुंच जाती है, और वहाँ से क्या है, ये कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है इस प्रकार। ओके। तो पादप कोशिका में इस प्रकार कोशिका द्रव विभाजन होता है, और प्राणी कोशिका में इस प्रकार खाँच का निर्माण होकर। और कोशिका द्रव विभाजन में क्या क्या होता है, इसमें कोशिका के जो अंगक होते हैं उनका विभाजन होता है। ऐसे इसके माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं इसमें, तो इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया जाएंगे हैं, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। ओके। और आपको कुछ ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर केंद्रक विभाजन के बाद, यानी केंद्रक जब विभाजन हो गया, ऐसे ये केंद्रक विभाजन हो गया, अगर इसके बाद कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता है तो क्या होगा, एक बहुकेंद्रीय अवस्था आ जाएगी। इसमें क्या है, बहुकेंद्रीय यानी कोशिका द्रव विभाजित होता जा रहा है, केंद्रक से 2 बनते जा रहे हैं, 2 से 4 बनते जा रहे हैं, मगर क्या है, ये कोशिका अलग ही नहीं हो रही, तो इसमें क्या बहुत केंद्रक बन जाएंगे। तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, बहुकेंद्रीय अवस्था। और ये किसके अंदर होती है, नारियल के अंदर। चलो, आई होप मुझे आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। तो आपको एक बार इस चित्र के माध्यम से दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। जीवन पढ़ा, जीवन में क्या है, कोशिका कैसे कैसे उपापचय रूप से सक्रिय थी, उसके बाद एस फेज में देखा क्या हो रहा है, फिर G2 में, फिर ये कोशिका माइटोसिस के ये 4 फेज देखे, इनको विस्तार से हमने देखा, और साइटोकाइनेसिस देख लिया। आई होप आपको एक सब क्लियर होगा। अब समसूत्री विभाजन का महत्व समझते हैं। देखो, समसूत्री विभाजन का महत्व, पहली बात तो ध्यान रखनी है आपको, लगभग इसमें सभी आनुवंशिक पदार्थ क्या समान रहते हैं, जैसे कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता है। और ये 2 मुख्य बात ध्यान रखनी है, तो वृद्धि के लिए क्या है, कोश का जो समसूत्री विभाजन आवश्यक है, जो बहुकोश के जीव होते हैं।
और दूसरी बात कोशिका की मरम्मत के लिए। जैसे आपने कोई पौधा देखा होगा, अगर उसके हम बाहर की जो छाल है उसको छील देते हैं यानी एपिडर्मिस, तो क्या बाहरी सेल का निर्माण होगा दोबारा, तो वो क्या समसूत्री विभाजन द्वारा होगा। आहार नाल की जो भीतरी भित्ति हैं, सतह हैं, उनकी भी जो कोशिका होती हैं उसका भी और जो रक्त कोशिका होती हैं उनका भी लगातार प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। तो ये सब था समसूत्री विभाजन, और ये मैंने बहुत कंसाइज तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और इस पूरे PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरा प्रयास करूँगा। और अगला जो टॉपिक है इसका दूसरी विभाजन, मैं भी जल्दी उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा, उसका भी मैं लिखने वाला हूँ। तो